माइंडसेट की शक्ति, एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि अन्य औसत जीवन जीते रह जाते हैं? क्या ये केवल प्रतिभा, मेहनत या भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? द पावर ऑफ माइंडसेट नामक ये पुस्तक, जिसे पर्वती शाह ने लिखा है, हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पुस्तक एक मार्गदर्शक की तरह है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये पुस्तक सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करती, बल्कि व्यवहारिक और सरल उपायों के साथ हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। लेखिका पर्वती शाह, जो बचपन से ही एक प्रतिभाशाली और जिम्मेदार व्यक्तित्व रही हैं, ने अपने जीवन में माइंडसेट की शक्ति को अपनाकर खुद को बदल लिया। उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि से प्रेरित होकर उन्होंने ये पुस्तक लिखी, ताकि लाखों लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस पुस्तक में 13 आसान टिप्स दिए गए हैं, जो हमें एक सशक्त और विकासशील माइंडसेट को अपनाने में मदद करते हैं। ये किताब हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी है, चाहे आप तनावग्रस्त हों, नकारात्मकता से जूझ रहे हों, या फिर सफलता की तलाश में हों। पुस्तक का मुख्य विचार यह है कि हमारा माइंडसेट हमारे विचारों का वह समूह है, जो हमारी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार है। ये हमारे जीवन के अनुभवों, परवरिश और पर्यावरण से बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल सकते हैं, कैसे हम धन निर्माण, तनाव प्रबंधन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशी जैसे क्षेत्रों में अपने माइंडसेट की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें आत्मसम्मान, आत्मा अनुशासन और सकारात्मकता के महत्व को समझाती है। इस पुस्तक में दी गई कहानियां, तथ्य और उदाहरण हमें प्रेरित करते हैं। ये हमें बताती है कि हमारी सोच ही वह चाबी है, जो हमारे जीवन के दरवाजे खोल सकती है। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, या बस एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो, ये पुस्तक आपको रास्ता दिखाएगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया जीवन जीने का नक्शा है। आइए अब हम इस पुस्तक के उन 13 अध्यायों की यात्रा शुरू करते हैं, जो हमें माइंडसेट की शक्ति को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने का तरीका सिखाएंगे। प्रत्येक अध्याय में एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया दृष्टिकोण होगा। ये यात्रा आपको न केवल प्रेरित करेगी, बल्कि आपको वह आत्मविश्वास देगी, जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकेंगे। तैयार हैं? तो चलिए इस परिवर्तनकारी सफर की शुरुआत करते हैं। माइंडसेट क्या है और यह क्यों मायने रखता है? पुस्तक द पावर ऑफ माइंडसेट का पहला अध्याय हमें माइंडसेट की मूल अवधारणा से परिचित कराता है। लेखिका पर्वती शाह हमें बताती हैं कि माइंडसेट कोई जटिल या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये बस हमारी सोच का वह ढांचा है, जो ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर कैसे बढ़ते हैं। माइंडसेट हमारे विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण का वह समूह है, जो हमारे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा माइंडसेट हमारे जीवन के हर पहलू, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और खुशी को गहराई से प्रभावित करता है। लेखिका शुरुआत में एक साधारण सवाल पूछती है, क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं, जबकि अन्य छोटी छोटी समस्याओं में भी टूट जाते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को देखते हैं। माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धि और प्रतिभा स्थिर हैं। वे असफलता से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी योग्यता पर सवाल उठाता है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और अनुभव से उनकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं। वे असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जो उन्हें बेहतर बनाता है। लेखिका इस अंतर को समझाने के लिए एक कहानी साझा करती है। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त, रमेश और सुरेश, रहते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उनके माइंडसेट में अंतर था। रमेश को लगता था कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है और उसने कभी कोशिश नहीं की। वह हमेशा शिकायत करता कि शिक्षक उसे पसंद नहीं करते। दूसरी ओर, सुरेश ने हर असफलता को सीखने का मौका माना। उसने अतिरिक्त समय पढ़ाई में लगाया, शिक्षकों से मदद मांगी और धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला।
सालों बाद सुरेश एक सफल व्यवसायी बन गया, जबकि रमेश उसी गांव में छोटे मोटे काम करके जीवन बिता रहा था। ये कहानी हमें दिखाती है कि माइंडसेट हमारे भविष्य को कितना प्रभावित कर सकता है। इस अध्याय में लेखिका ये भी बताती है कि माइंडसेट हमारे बचपन, परवरिश और सामाजिक पर्यावरण से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें बार बार बताया जाए कि तुम यह नहीं कर सकते, तो हमारा माइंडसेट सीमित हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि माइंडसेट को बदला जा सकता है। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सचेत प्रयासों से सुधार सकते हैं। लेखिका कुछ सरल कदम सुझाती हैं, जैसे अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना, उसे चुनौती देना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अध्याय के अंत में लेखिका एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको या तो ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या आपको वहीं रोक सकता है जहां आप हैं। यह अध्याय हमें ये समझाता है कि माइंडसेट को समझना और उसे सकारात्मक दिशा में ढालना हमारे जीवन को बदलने की पहली सीढ़ी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच पर ध्यान दें, क्योंकि यही वह नींव है जिस पर हमारा भविष्य टिका है। सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का दूसरा अध्याय हमें सकारात्मक सोच के महत्व और इसके जीवन पर गहरे प्रभाव के बारे में बताता है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में ये समझाती हैं कि हमारी सोच का रंग हमारे जीवन की तस्वीर को कैसे बदल सकता है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास के जरिए विकसित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। लेखिका शुरुआत में एक सवाल उठाती है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप दिन की समस्याओं के बारे में सोचते हैं या फिर आप नई संभावनाओं के लिए उत्साहित होते हैं? ये सवाल हमें अपने दिमाग की आदतों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। लेखिका कहती है कि सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि हम उन समस्याओं को एक नए नजरिए से देखें। यह वह दृष्टिकोण है जो हमें हार मानने के बजाय समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक कहानी साझा करती है। एक शहर में मीना नाम की एक युवती रहती थी। मीना एक छोटी सी दुकान में काम करती थी, लेकिन उसका सपना था कि वह अपनी खुद की बेकरी खोले। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी दुकान में ग्राहक कम आते थे और उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसकी दुकान में आग लग गई और उसका सारा सामान जल गया। ज्यादातर लोग इस स्थिति में हार मान लेते, लेकिन मीना ने सकारात्मक सोच का रास्ता चुना। उसने इस घटना को एक नए शुरुआत के अवसर के रूप में देखा। उसने बीमा की राशि से अपनी दुकान को फिर से बनाया, नए व्यंजनों को शामिल किया और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़कर अपनी बेकरी को मशहूर कर दिया। कुछ ही सालों में मीना की बेकरी शहर की सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक बन गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि सकारात्मक सोच हमें कितना आगे ले जा सकती है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाती हैं, जिन्हें अपनाकर हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना सकते हैं। पहला कदम है अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर मैं इसे सीख सकता हूँ करें। दूसरा कदम है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तीसरा कदम है अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना। लेखिका कहती है कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनकी सोच हम पर असर डालती है। अगर हम प्रेरणादायक और उत्साही लोगों के साथ रहें, तो हमारी सोच भी उसी तरह की होगी। इसके अलावा लेखिका ये भी बताती हैं कि सकारात्मक सोच का असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हमारा तनाव कम होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेखिका एक अध्ययन का जिक्र करती हैं, जिसमें पाया गया कि सकारात्मक सोच वाले लोग नकारात्मक सोच वाले लोगों की तुलना में लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। ये हमें दिखाता है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे दिमाग, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बेहतर बनाती है। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। आपकी सोच आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है। इसे चुनें, इसे पोषित करें और इसे अपने सपनों का रास्ता बनने दें।
यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को बदलें, क्योंकि यही वह चाबी है जो हमारे जीवन के सभी दरवाजे खोल सकती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 3रा अध्याय हमें ग्रोथ माइंडसेट की अवधारणा को गहराई से समझाता है और इसे अपने जीवन में अपनाने के तरीके सिखाता है। लेखिका पार्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वह सोच है जो हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी क्षमताएं और बुद्धि स्थिर नहीं है, बल्कि मेहनत, अभ्यास और सीखने के जरिए इन्हें बढ़ाया जा सकता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को चुनौती दें, असफलताओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक विचारोत्तेजक सवाल से करती हैं। क्या आप मानते हैं कि आप वही कर सकते हैं जो आप अभी हैं, या आप यह मानते हैं कि आप और बेहतर बन सकते हैं? ये सवाल हमें अपने माइंडसेट की जांच करने के लिए प्रेरित करता है। लेखिका बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट का आधार यह विश्वास है कि हमारी प्रतिभा और कौशल को समय और प्रयास के साथ निखारा जा सकता है। यह वह सोच है जो हमें नई चीजें सीखने, जोखिम लेने और असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी क्षमताएं सीमित हैं और हम जो हैं वही रहेंगे। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से शहर में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय को बचपन से ही चित्रकला का शौक था, लेकिन उसके शिक्षक और दोस्तों ने उसकी कला को औसत बताया। कई लोग उसे ये कहकर हतोत्साहित करते कि वह कभी भी एक महान चित्रकार नहीं बन सकता। शुरुआत में अजय ने इन बातों को सच मान लिया और अपनी कला को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक दिन उसने एक स्थानीय कलाकार की कहानी सुनी जिसने मेहनत और लगन से अपनी कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इस कहानी ने अजय में ग्रोथ माइंडसेट को जागृत किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला पर मेहनत करेगा। उसने हर दिन घंटों अभ्यास किया, नई तकनीकों को सीखा और अपनी गलतियों से सबक लिया। धीरे धीरे अजय की कला में सुधार हुआ और कुछ सालों बाद उसकी पेंटिंग्स को स्थानीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाने लगा। ये कहानी हमें दिखाती है कि ग्रोथ माइंडसेट हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव भी देती हैं, जिन्हें अपनाकर हम ग्रोथ माइंडसेट को अपने जीवन में ला सकते हैं। पहला सुझाव है अभी नहीं की शक्ति को समझना। अगर आप किसी काम में अभी सफल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी सफल नहीं होंगे। इसके बजाय खुद से कहें, मैं इसे अभी नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। दूसरा सुझाव है असफलता को दोस्त बनाना। लेखिका कहती है कि असफलता हमें यह दिखाती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। इसके बजाय कि हम असफलता से डरें, हमें इसे एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। तीसरा सुझाव है छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप रातों रात बदल जाएंगे। इसके लिए छोटे लक्ष्य बनाएं और हर कदम पर अपनी प्रगति को सराहें। लेखिका ये भी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट का असर हमारे दिमाग के न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ा है। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारा दिमाग नए अनुभवों और सीखने के साथ बदल सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं या नई आदतें बनाते हैं, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यह हमें दिखाता है कि ग्रोथ माइंडसेट न केवल एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से भी जुड़ा है। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। ग्रोथ माइंडसेट वह चाबी है जो आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को खोलती है। यह आपको सिखाता है कि आपकी सीमाएं केवल आपके दिमाग में हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को बदलें, नई चुनौतियों को स्वीकार करें और हर दिन बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, बशर्ते हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाएं। नकारात्मक सोच को चुनौती देना। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 4था अध्याय हमें नकारात्मक सोच के जाल से बाहर निकलने और इसे सकारात्मक दिशा में बदलने के तरीके सिखाता है। लेखिका पार्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि नकारात्मक सोच हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन ये हमारे विकास, खुशी और सफलता की राह में सबसे बड़ा अवरोध भी है। यह अध्याय हमें ये समझने में मदद करता है कि नकारात्मक विचारों को कैसे पहचानें, उन्हें चुनौती दें और उन्हें ऐसी सोच से बदल दें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सामान्य स्थिति से करती है, जिसे हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है। वो पूछती हैं,
क्या आपने कभी खुद को ये सोचते हुए पकड़ा है कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, या यह मेरे बस की बात नहीं है? यह नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देते हैं। लेखिका बताती है कि नकारात्मक सोच अक्सर हमारे डर, असुरक्षा या पिछले अनुभवों से उत्पन्न होती है। ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए जोखिम लेने से रोकता है। लेकिन अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ दें, तो ये हमारी संभावनाओं को सीमित कर देता है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक कहानी साझा करती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाली रीता नाम की एक महिला थी। रीता एक प्रतिभाशाली गायिका थी, लेकिन उसे हमेशा ये डर सताता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। बचपन में एक स्कूल कार्यक्रम में उसकी गायकी की आलोचना हुई थी और उस घटना ने उसके दिमाग में यह विचार बैठा दिया कि वह अच्छी गायिका नहीं है। इस नकारात्मक सोच ने उसे सालों तक गायन से दूर रखा। लेकिन एक दिन रीता ने एक स्थानीय संगीत कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां एक प्रशिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया। उसने रीता को सिखाया कि अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती देने के लिए उसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। रीता ने पहले अपने परिवार के सामने गाना शुरू किया, फिर दोस्तों के सामने और धीरे धीरे स्थानीय आयोजनों में। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसकी नकारात्मक सोच कमजोर होती गई। कुछ सालों बाद रीता एक स्थानीय रेडियो स्टेशन पर अपनी प्रस्तुति देने वाली गायिका बन गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि नकारात्मक सोच को चुनौती देना कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकें सुझाती हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपनी नकारात्मक सोच को बदल सकते हैं। पहली तकनीक है विचारों को पकड़ना। लेखिका कहती है कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत लिख लें। फिर पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता, तो खुद से पूछें, क्या मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? क्या मैं इसे छोटे हिस्सों में तोड़ सकता हूँ? यह अभ्यास नकारात्मक विचारों को तर्क की कसौटी पर कसने में मदद करता है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक पुनर्व्याख्या। इसके तहत नकारात्मक विचार को सकारात्मक रूप में बदलें। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो जाऊंगा को बदलकर मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा, भले ही परिणाम कुछ भी हो। तीसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। लेखिका सुझाव देती है कि हर दिन कुछ मिनट अपनी सफलता की कल्पना करें। अगर आप किसी प्रस्तुति से डर रहे हैं, तो कल्पना करें कि आप आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक परिणामों के लिए तैयार करता है। लेखिका ये भी बताती है कि नकारात्मक सोच को बदलने में समय लगता है, क्योंकि यह हमारे दिमाग की गहरी आदत हो सकती है। लेकिन लगातार अभ्यास के साथ हम अपने दिमाग को नई दिशा दे सकते हैं। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि हमारे दिमाग में हर बार जब हम नई सोच अपनाते हैं, तो नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। ये हमें दिखाता है कि नकारात्मक सोच को बदलना न केवल संभव है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक क्षमता भी है। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। नकारात्मक सोच आपके दिमाग का एक मेहमान है, लेकिन उसे मकान मालिक मत बनने दें। इसे चुनौती दें, इसे बदलें और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लें। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच की जांच करें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मकता के साथ बदलें। ये हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, बशर्ते हम इसे सही दिशा में ले जाएं। आत्मविश्वास का निर्माण, द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 5वां अध्याय आत्मविश्वास की शक्ति और इसे विकसित करने के तरीकों पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि आत्मविश्वास वह आंतरिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने, जोखिम लेने और असफलताओं से उबरने की हिम्मत देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जिसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर और छोटे छोटे कदमों के जरिए विकसित कर सकते हैं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हर काम को आसानी से कर लेता है? क्या आप भी ऐसा आत्मविश्वास चाहते हैं? वो बताती है कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज में परफेक्ट हैं या आपको कोई डर नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास यह विश्वास है कि आप अपनी कमियों के बावजूद कोशिश कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यह वह सोच है जो आपको ये कहने की हिम्मत देती है, मैं ये कर सकता हूँ और अगर मैं गलती करूंगा तो मैं उससे सीखूंगा। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं।
एक गांव में कमल नाम का एक युवक रहता था। कमल एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन उसका सपना था कि वह एक बड़ा प्रेरक वक्ता बने। शुरुआत में उसे सार्वजनिक रूप से बोलने में बहुत डर लगता था। उसकी आवाज कांपती थी और वह अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे उसका आत्मविश्वास और कम हो गया। लेकिन कमल ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह अपने डर को हराएगा। उसने हर दिन छोटे छोटे समूहों के सामने बोलने का अभ्यास शुरू किया। वह अपनी गलतियों को नोट करता और उन्हें सुधारता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद कमल एक मशहूर प्रेरक वक्ता बन गया, जिसके भाषणों को सुनने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा होते थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि आत्मविश्वास मेहनत और अभ्यास का परिणाम है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकें सुझाती हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। पहली तकनीक है छोटी जीत का जश्न मनाना। लेखिका कहती हैं कि आत्मविश्वास बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सार्वजनिक बोलने में डरते हैं, तो पहले अपने परिवार के सामने बोलने की कोशिश करें। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को मजबूत करती है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से नकारात्मक बातें करने के बजाय, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, खुद को प्रोत्साहित करें। कहें मैं कोशिश करूंगा और मैं बेहतर हो जाऊंगा। तीसरी तकनीक है अपनी ताकत को पहचानना। लेखिका सुझाव देती हैं कि आप अपनी उन खूबियों की सूची बनाएं जिन पर आपको गर्व है। यह आपको याद दिलाता है कि आपके पास पहले से ही कई गुण हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। लेखिका ये भी बताती है कि आत्मविश्वास का निर्माण हमारे माइंडसेट से गहराई से जुड़ा है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम असफलता को अपनी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये हमें बार बार कोशिश करने की हिम्मत देता है। इसके अलावा लेखिका एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि आत्मविश्वास हमारे दिमाग में डोपामाइन जैसे रसायनों को बढ़ाता है, जो हमें प्रेरित और ऊर्जावान बनाता है। ये हमें दिखाता है कि आत्मविश्वास न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत करता है। इस अध्याय में लेखिका ये भी जोर देती है कि आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास वह शांत विश्वास है जो हमें दूसरों की तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। वो कहती है कि आत्मविश्वास तब और मजबूत होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। आत्मविश्वास वह आग है जो आपके भीतर के सपनों को जलाने की शक्ति रखती है। इसे छोटे छोटे कदमों से प्रज्वलित करें और यह आपके जीवन को रोशन कर देगा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने डर को एक तरफ रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास वह चिंगारी है जो हमारे माइंडसेट को सशक्त बनाती है और हमें वो सब हासिल करने में मदद करती है जो हम चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण और माइंडसेट। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 6वां अध्याय लक्ष्य निर्धारण की कला और इसके साथ माइंडसेट की भूमिका पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं और हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम उन लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे या नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही माइंडसेट के साथ प्रभावी लक्ष्य कैसे बनाएं, उन्हें कैसे प्राप्त करें और रास्ते में आने वाली बाधाओं को कैसे पार करें। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक विचारोत्तेजक सवाल से करती हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, या फिर वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं अपनाते। लक्ष्य निर्धारण केवल एक सूची बनाने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें प्रेरित करती है, हमें केंद्रित रखती है और हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेखिका बताती है कि एक सशक्त माइंडसेट वह नींव है जो हमारे लक्ष्यों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से कस्बे में अनीता नाम की एक महिला रहती थी। अनीता का सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने और अपनी खुद की हस्तशिल्प कंपनी शुरू करे। लेकिन शुरुआत में उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे, न ही अनुभव। लोग उसे कहते थे कि वह अपने सपने को भूल जाए क्योंकि यह संभव है। लेकिन अनीता ने अपने माइंडसेट को मजबूत रखा। उसने अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। उसने पहले स्थानीय बाजारों में अपने उत्पाद बेचने शुरू किए,
फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बनाई। उसने हर कदम पर अपनी प्रगति को मापा और अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। ये कहानी हमें दिखाती है कि स्पष्ट लक्ष्य और ग्रोथ माइंडसेट का संयोजन हमें कितना आगे ले जा सकता है। लेखिका इस अध्याय में लक्ष्य निर्धारण के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं, जो हमारे माइंडसेट को मजबूत करने में मदद करते हैं। पहला सुझाव है स्मार्ट लक्ष्य बनाना। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, विशिष्ट, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्य, रेलेवेंट, प्रासंगिक और टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं के बजाय मैं अगले 3 महीनों में हर हफ्ते 4 बार 30 मिनट व्यायाम करूंगा, एक स्मार्ट लक्ष्य है। ये स्पष्टता आपके माइंडसेट को केंद्रित रखती है। दूसरा सुझाव है विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। लेखिका कहती है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने की कल्पना करना आपके दिमाग को प्रेरित करता है। हर दिन कुछ मिनट अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं, जैसे कि आप अपने सपनों की नौकरी में काम कर रहे हैं या अपनी कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं। यह आपके माइंडसेट को सकारात्मक और प्रेरित रखता है। तीसरा सुझाव है प्रगति पर नजर रखना। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे कदमों को रिकॉर्ड करें। यह आपको दिखाता है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं और यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि लक्ष्य निर्धारण के दौरान बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट हमें इन बाधाओं को चुनौती के रूप में देखने की शक्ति देता है। वो कहती है कि जब हम असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य असंभव है। इसके बजाय हमें अपनी रणनीति को बदलना चाहिए और नए तरीके आजमाने चाहिए। लेखिका एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि जब हम अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं तो हमारा दिमाग नई आदतों को अपनाने के लिए न्यूरल पाथवे बनाता है। ये हमें दिखाता है कि लक्ष्य निर्धारण न केवल हमारे बाहरी जीवन को बदलता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी मजबूत करता है। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती हैं। आपके लक्ष्य आपके सपनों का नक्शा है और आपका माइंडसेट वह वाहन है जो आपको वहां तक ले जाता है। सही दिशा चुनें और कोई भी मंजिल दूर नहीं है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांटें और एक सशक्त माइंडसेट के साथ उनकी ओर बढ़ें। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य निर्धारण और माइंडसेट का संयोजन वह चाबी है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। असफलता को गले लगाना। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 7वां अध्याय असफलता के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलने और इसे विकास के अवसर के रूप में देखने पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने रास्ते में रुकावट माने या सीखने की सीढ़ी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम असफलता को स्वीकार करें, उससे सबक लें और उसे अपनी सफलता की नींव बनाएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करती हैं। क्या आप असफलता से डरते हैं या आप इसे एक शिक्षक के रूप में देखते हैं? वो कहती हैं कि ज्यादातर लोग असफलता को शर्मिंदगी या हार के रूप में देखते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक ऐसा अवसर है जो हमें दिखाता है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। लेखिका बताती है कि एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। यह वह सोच है जो हमें बार बार कोशिश करने और बेहतर बनने की हिम्मत देती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से शहर में विजय नाम का एक युवक रहता था। विजय का सपना था कि वह एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू करे। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक ऐप विकसित किया जिसे उसने बाजार में लॉन्च किया। लेकिन कुछ ही महीनों में उसका ऐप असफल हो गया। ग्राहकों को वो पसंद नहीं आया और विजय को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। शुरुआत में वो निराश हो गया और उसने सोचा कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसने अपनी असफलता का विश्लेषण किया। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया, अपनी गलतियों को समझा और एक नया बेहतर ऐप बनाया। इस बार उसका ऐप बाजार में हिट हो गया और उसकी कंपनी ने जल्दी ही निवेशकों का ध्यान खींच लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि असफलता से डरने के बजाय उसे एक शिक्षक के रूप में अपनाने से हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं, जिन्हें अपनाकर हम असफलता को सकारात्मक रूप में देख सकते हैं। पहला सुझाव है असफलता का विश्लेषण करना। जब आप असफल हों तो रुकें और पूछें, मैंने क्या गलत किया? मैं इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूं? यह आपको अपनी कमजोरियों को समझने और उन्हें सुधारने में मदद करता है।
दूसरा सुझाव है असफलता को व्यक्तिगत न लेना। लेखिका कहती है कि असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये केवल एक घटना है। इसके बजाय कि आप खुद को दोष दें, इसे एक अनुभव के रूप में देखें। तीसरा सुझाव है प्रेरणा की तलाश करना। लेखिका सुझाव देती है कि आप उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने असफलता के बाद सफलता हासिल की। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि असफलता अंत नहीं है। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती है कि असफलता का डर हमारे माइंडसेट से जुड़ा है। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट अपनाते हैं तो हम असफलता को अपनी अक्षमता का सबूत मानते हैं, लेकिन अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम इसे सीखने का हिस्सा मानते हैं। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि असफलता से सीखने की प्रक्रिया हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनाती है, जो हमें अधिक रचनात्मक और लचीला बनाती है। ये हमें दिखाता है कि असफलता न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत करती है, बल्कि हमारे दिमाग को भी विकसित करती है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि असफलता को गले लगाने का मतलब यह नहीं है कि हम असफल होने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि हम जोखिम लेने से न डरें और असफलता को अपने रास्ते में रुकावट न बनने दें। वो कहती है कि हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है, असफलता आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु है। इसे गले लगाएं, इससे सीखें और यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनका आपने कभी सपना नहीं देखा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम असफलता से डरना छोड़ दें, उसे एक अवसर के रूप में देखें और अपने माइंडसेट को इस तरह ढालें कि वह हमें हर बार और मजबूत बनाए। यह हमें सिखाता है कि असफलता वह पुल है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है, बशर्ते हम उस पर चलने की हिम्मत करें। अनुशासन और माइंडसेट। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 8वां अध्याय अनुशासन की शक्ति और इसके साथ माइंडसेट के गहरे संबंध पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती है कि अनुशासन वह पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है और हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम इस पुल पर कितनी दृढ़ता से चल सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को मजबूत करके अनुशासन विकसित करें, अपनी आदतों को बेहतर बनाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में निरंतर प्रगति करें। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करती है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित क्यों रहते हैं, जबकि अन्य आसानी से विचलित हो जाते हैं? वो कहती है कि इसका जवाब है अनुशासन। अनुशासन का मतलब केवल सख्त नियमों का पालन करना नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें प्रलोभनों, आलस्य और विचलनों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। लेखिका बताती है कि अनुशासन और माइंडसेट एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। एक सशक्त माइंडसेट हमें अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है और अनुशासन हमारी सोच को और मजबूत करता है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा का सपना था कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसे दिन में स्कूल जाने के बाद घर के काम करने पड़ते थे और पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचता था। शुरुआत में वह अक्सर थकान और तनाव के कारण पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन राधा ने अपने माइंडसेट को बदला। उसने फैसला किया कि वह अपने समय का बेहतर प्रबंधन करेगी और अनुशासन के साथ पढ़ाई करेगी। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई करने का नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने कमरे में सभी विचलनों, जैसे मोबाइल फोन, को दूर रखा। धीरे धीरे उसका अनुशासन उसकी आदत बन गया और उसकी मेहनत रंग लाई। राधा ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि अनुशासन जब सही माइंडसेट के साथ जोड़ा जाता है तो असंभव को संभव बना सकता है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं जिन्हें अपनाकर हम अनुशासन विकसित कर सकते हैं। पहला सुझाव है छोटे कदमों से शुरू करना। लेखिका कहती है कि अनुशासन रातों रात नहीं आता। इसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ाई करना या सुबह 5 मिनट व्यायाम करना। ये छोटी आदतें समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाती हैं। दूसरा सुझाव है रोजमर्रा की दिनचर्या बनाना। लेखिका सुझाव देती हैं कि आप अपने दिन की योजना बनाएं और उसका पालन करें। एक निश्चित समय पर पढ़ाई, काम और आराम के लिए समय निर्धारित करें। यह आपके माइंडसेट को अनुशासित और केंद्रित रखता है। तीसरा सुझाव है प्रलोभनों से बचना। लेखिका कहती हैं कि अगर आप विचलनों, जैसे सोशल मीडिया या टीवी, से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र से हटा दें।
उदाहरण के लिए, पढ़ाई करते समय फोन को दूसरी कमरे में रखें। लेखिका इस अध्याय में ये भी बताती हैं कि अनुशासन का विकास हमारे माइंडसेट से गहराई से जुड़ा है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम अनुशासन को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी प्रगति के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती हैं कि अनुशासित आदतें हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती हैं, जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ये हमें दिखाता है कि अनुशासन न केवल हमारे बाहरी व्यवहार को बदलता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि अनुशासन का मतलब अपनी खुशियों को दबाना नहीं है। इसके बजाय ये हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने और अपने समय को सही दिशा में लगाने की आजादी देता है। वो कहती हैं कि अनुशासन वो चाबी है जो हमें तात्कालिक सुखों के बजाय दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। अनुशासन वह आग है जो आपके माइंडसेट को प्रज्वलित करती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। इसे अपनाएं और यह आपको वहां ले जाएगा जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने माइंडसेट को अनुशासित बनाएं, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालें। यह हमें सिखाता है कि अनुशासन और माइंडसेट का संयोजन वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम बनाती है। तनाव प्रबंधन और माइंडसेट, द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 9वां अध्याय तनाव प्रबंधन और इसके साथ माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि तनाव आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम इसे कैसे संभालते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को मजबूत करके तनाव को नियंत्रित करें, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाएं और चुनौतियों के बीच भी शांति और संतुलन बनाए रखें। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सामान्य अनुभव से करती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके कंधों पर दुनिया का सारा बोझ है? काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां या अनिश्चित भविष्य का डर, ये सभी तनाव का कारण बनते हैं। वो कहती हैं कि तनाव अपने आप में न तो अच्छा है और न बुरा, ये हमारी प्रतिक्रिया है जो इसे विनाशकारी या रचनात्मक बनाती है। लेखिका बताती हैं कि एक सशक्त माइंडसेट हमें तनाव को एक चुनौती के रूप में देखने की शक्ति देता है जिसे हम हल कर सकते हैं, न कि एक ऐसी समस्या के रूप में जो हमें तोड़ देती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक शहर में सुनील नाम का एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता था। सुनील एक बैंक में मैनेजर था, जहां उसे लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इसके अलावा उसे अपने परिवार की देखभाल और बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी सताती थी। धीरे धीरे तनाव ने उसकी सेहत और मनोदशा पर असर डालना शुरू कर दिया। वो चिड़चिड़ा हो गया और उसे नींद न आने की समस्या होने लगी। एक दिन सुनील ने एक ध्यान कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां उसे तनाव प्रबंधन की तकनीकों के बारे में बताया गया। उसने अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया, अपनी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करने की कोशिश की और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ और वह अपनी जिंदगी में फिर से संतुलन लाने में कामयाब रहा। ये कहानी हमें दिखाती है कि सही माइंडसेट के साथ तनाव को नियंत्रित करना संभव है। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक तकनीकें सुझाती हैं, जिन्हें अपनाकर हम तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। पहली तकनीक है माइंडफुलनेस का अभ्यास। लेखिका कहती हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें या अपने आसपास की चीजों को बिना जजमेंट के देखें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करता है। दूसरी तकनीक है समस्याओं को पुनर्व्याख्या करना। इसके तहत तनावपूर्ण स्थिति को एक चुनौती के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको काम में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिला है तो इसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर मानें। तीसरी तकनीक है शारीरिक गतिविधि। लेखिका सुझाव देती हैं कि रोजाना 20-30 मिनट की सैर, योग या कोई भी व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह हमारे दिमाग में एंडोर्फिन जैसे रसायनों को बढ़ाता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि तनाव प्रबंधन हमारे माइंडसेट से गहराई से जुड़ा है। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम तनाव को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखते हैं जिससे हम सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती हैं कि लंबे समय तक तनाव हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचा सकता है, जो स्मृति और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है।
लेकिन माइंडफुलनेस और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकें इस नुकसान को कम कर सकती हैं और हमारे दिमाग को लचीला बनाती हैं। ये हमें दिखाता है कि तनाव प्रबंधन न केवल हमारी मानसिक सेहत के लिए बल्कि हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि तनाव प्रबंधन का मतलब हर समय खुश रहना नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें समझें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कदम उठाएं। वो कहती है कि तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन हम इसे इस तरह से संभाल सकते हैं कि यह हमारी प्रगति में बाधा न बने। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। तनाव आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह आपका मालिक नहीं है। अपने माइंडसेट को मजबूत करें और तनाव को अपनी शक्ति का स्रोत बनाएं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम तनाव को डरावना न समझें, बल्कि उसे एक ऐसी चुनौती के रूप में देखें जिसे हम अपने माइंडसेट की मदद से पार कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि तनाव प्रबंधन वह कला है जो हमें जीवन की उथल-पुथल में भी शांति और संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। रिश्तों में माइंडसेट की भूमिका। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 10वां अध्याय रिश्तों पर माइंडसेट के प्रभाव और इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर केंद्रित है। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि हमारे रिश्ते, चाहे वे परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ हों, हमारे माइंडसेट से गहराई से प्रभावित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण बनाकर अपने रिश्तों को मजबूत करें, गलतफहमियों को दूर करें और अधिक सार्थक और संतुष्टिदायक संबंध बनाएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक विचारोत्तेजक सवाल से करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रिश्तों में तनाव या दूरी का कारण आपकी अपनी सोच हो सकती है? वह कहती है कि हमारा माइंडसेट ये तय करता है कि हम दूसरों के व्यवहार को कैसे देखते हैं, उनकी बातों का क्या मतलब निकालते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक सकारात्मक और ग्रोथ माइंडसेट हमें दूसरों की गलतियों को माफ करने, उनकी भावनाओं को समझने और रिश्तों में सहयोग की भावना लाने की शक्ति देता है। इसके विपरीत एक फिक्स्ड माइंडसेट हमें जजमेंटल और असहिष्णु बना सकता है, जो रिश्तों में दरार डालता है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से गांव में नेहा और उसकी बड़ी बहन प्रिया रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा हो जाता था। नेहा को लगता था कि प्रिया हमेशा उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, जबकि प्रिया को लगता था कि नेहा उसका सम्मान नहीं करती। इस वजह से उनके बीच तनाव बढ़ता गया। एक दिन नेहा ने एक किताब में माइंडसेट के बारे में पढ़ा और उसने अपने दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। उसने प्रिया के साथ खुलकर बात की, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने ये भी देखा कि प्रिया की व्यस्तता की वजह से वो अनजाने में नेहा को कम समय दे पाती थी। इस समझ के बाद नेहा ने धैर्य और सहानुभूति के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों बहनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया और वे पहले से ज्यादा करीब आ गईं। ये कहानी हमें दिखाती है कि माइंडसेट को बदलकर हम अपने रिश्तों को नई ताकत दे सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। पहला सुझाव है सक्रिय श्रवण। लेखिका कहती है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसे पूरी तरह सुने, बिना बीच में टोकने या अपनी राय थोपने के। ये दिखाता है कि आप उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और यह रिश्ते में विश्वास बढ़ाता है। दूसरा सुझाव है सहानुभूति विकसित करना। इसके तहत दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी चिड़चिड़ा है तो ये सोचने के बजाय कि वह बुरा इंसान है, ये समझने की कोशिश करें कि शायद वह किसी तनाव से गुजर रहा है। तीसरा सुझाव है क्षमा करना। लेखिका कहती है कि रिश्तों में गलतियां होना स्वाभाविक है। दूसरों को माफ करना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना रिश्तों को टूटने से बचाता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि रिश्तों में माइंडसेट का प्रभाव हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। जब हम सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, जो सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक माइंडसेट तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जो रिश्तों में तनाव और दूरी पैदा करता है। ये हमें दिखाता है कि हमारा माइंडसेट न केवल हमारे रिश्तों को बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि रिश्तों को बेहतर बनाने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करें।
एक सशक्त माइंडसेट हमें अपनी सीमाएं निर्धारित करने और स्वस्थ रिश्तों को प्राथमिकता देने की शक्ति देता है। वो कहती है कि रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की प्रगति में योगदान देते हैं। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। आपका माइंडसेट आपके रिश्तों का दर्पण है। इसे सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण बनाएं और यह आपके जीवन को प्यार और विश्वास से भर देगा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रिश्तों पर ध्यान दें, अपनी सोच को बदलें और दूसरों के साथ अधिक समझ और प्यार के साथ व्यवहार करें। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों में माइंडसेट वो चाबी है जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाती है। धन और माइंडसेट, द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 11वां अध्याय धन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और माइंडसेट की भूमिका पर केंद्रित है। लेखिका पार्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि धन केवल एक भौतिक संसाधन नहीं है, यह हमारी सोच, विश्वासों और आदतों का प्रतिबिंब है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, वित्तीय अनुशासन अपनाएं और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे सवाल से करती हैं। क्या आप मानते हैं कि धन आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो सकता है, या आपको लगता है कि यह केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए है? वो कहती हैं कि हमारा माइंडसेट धन के प्रति हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अगर हम मानते हैं कि धन सीमित है या इसे हासिल करना कठिन है, तो हम अनजाने में ऐसी आदतें और निर्णय लेते हैं जो हमें आर्थिक रूप से पीछे रखते हैं। इसके विपरीत एक ग्रोथ माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि मेहनत, सही रणनीति और सीखने के जरिए हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक छोटे से शहर में राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजेश एक साधारण दुकान में काम करता था और उसकी आय बहुत कम थी। उसे हमेशा लगता था कि धन केवल अमीर लोगों के लिए है और वह कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने एक वित्तीय सलाहकार की किताब पढ़ी जिसने उसे अपने माइंडसेट को बदलने के लिए प्रेरित किया। राजेश ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना शुरू किया, निवेश के बारे में सीखा और एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया। उसने अपने खर्चों को नियंत्रित किया और अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगी और उसका साइड बिजनेस एक स्थिर आय का स्रोत बन गया। कुछ सालों बाद राजेश ने अपनी खुद की दुकान खोली और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि धन के प्रति सही माइंडसेट और अनुशासित कदम हमें आर्थिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं जिन्हें अपनाकर हम धन के प्रति अपने माइंडसेट को बेहतर बना सकते हैं। पहला सुझाव है धन के प्रति विश्वासों को जांचना। लेखिका कहती हैं कि अपने उन विचारों को लिखें जो आप धन के बारे में मानते हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर इन विचारों को चुनौती दें और सकारात्मक विश्वासों से बदलें, जैसे मैं धन कमाने के नए तरीके सीख सकता हूँ। दूसरा सुझाव है वित्तीय शिक्षा हासिल करना। लेखिका सुझाव देती है कि आप बचत, निवेश और बजट बनाने जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को सीखें। यह आपके माइंडसेट को अधिक आत्मविश्वास और नियंत्रण देता है। तीसरा सुझाव है छोटी शुरुआत करना। लेखिका कहती है कि आपको बड़े निवेश या जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। हर महीने अपनी आय का 10% बचाने से शुरू करें और उसे धीरे धीरे बढ़ाएं। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि धन का माइंडसेट हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। जब हम धन के प्रति सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारा दिमाग नए अवसरों को पहचानने और रचनात्मक समाधान खोजने में बेहतर होता है। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि वित्तीय तनाव हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है, जो निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सकारात्मक माइंडसेट और वित्तीय अनुशासन इस तनाव को कम कर सकते हैं और हमारे दिमाग को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि धन का मतलब केवल पैसा जमा करना नहीं है। एक सशक्त माइंडसेट हमें ये समझने में मदद करता है कि धन का असली मूल्य उस स्वतंत्रता और संतुष्टि में है जो ये हमें देता है। वो कहती है कि धन तब सबसे सार्थक होता है जब हम इसका उपयोग अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। धन आपके माइंडसेट का प्रतिबिंब है। इसे सकारात्मक और अनुशासित बनाएं और यह आपके जीवन को समृद्धि और संतुष्टि से भर देगा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम धन के प्रति अपनी सोच को बदलें,
वित्तीय अनुशासन अपनाएं और अपने माइंडसेट को आर्थिक स्वतंत्रता का साधन बनाएं। ये हमें सिखाता है कि धन और माइंडसेट का संयोजन वो शक्ति है जो हमें अपने सपनों को हासिल करने और एक संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य और माइंडसेट। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 12वां अध्याय स्वास्थ्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण और माइंडसेट की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। लेखिका पार्वती शाह इस अध्याय में बताती हैं कि हमारा माइंडसेट न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को सकारात्मक और सक्रिय बनाकर अपनी सेहत को बेहतर करें, स्वस्थ आदतें अपनाएं और एक संतुलित और ऊर्जावान जीवन जिएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपके शरीर को कितना प्रभावित करती है? वो कहती है कि हमारा माइंडसेट हमारे खान पान, व्यायाम, नींद और तनाव प्रबंधन जैसी आदतों को निर्धारित करता है। अगर हम मानते हैं कि हम स्वस्थ और ऊर्जावान बन सकते हैं, तो हम ऐसी आदतें अपनाते हैं जो हमें उस दिशा में ले जाती हैं। इसके विपरीत, अगर हमारा माइंडसेट नकारात्मक है, जैसे मैं कभी फिट नहीं हो सकता या स्वस्थ रहना मेरे बस की बात नहीं, तो हम अनजाने में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेखिका बताती है कि एक ग्रोथ माइंडसेट हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं, चाहे हमारी शुरुआती स्थिति कुछ भी हो। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हैं। एक शहर में ममता नाम की एक महिला रहती थी। ममता की उम्र 40 साल थी और वो कई सालों से अधिक वजन और थकान की समस्या से जूझ रही थी। उसे लगता था कि उसकी उम्र और व्यस्त जीवन शैली के कारण वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन उसने एक स्वास्थ्य कार्यशाला में हिस्सा लिया, जहां उसे माइंडसेट और स्वास्थ्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया। ममता ने अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, जैसे हर दिन 15 मिनट की सैर करना, अपने भोजन में अधिक सब्जियां शामिल करना और रात को जल्दी सोना। उसने अपनी प्रगति को ट्रैक किया और हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाया। धीरे धीरे उसका वजन कम हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ी और उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। कुछ सालों बाद ममता ने एक मैराथन में हिस्सा लिया, जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी हमें दिखाती है कि सही माइंडसेट के साथ हम अपनी सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। पहला सुझाव है छोटी आदतों से शुरू करना। लेखिका कहती है कि स्वास्थ्य में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। हर दिन एक गिलास पानी ज्यादा पीना, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना या रात को 30 मिनट पहले सोना जैसी छोटी आदतें समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। दूसरा सुझाव है सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से नकारात्मक बातें करने के बजाय, जैसे मैं बहुत मोटा हूँ, खुद को प्रोत्साहित करें। कहें, मैं हर दिन अपनी सेहत के लिए एक कदम उठा रहा हूँ। तीसरा सुझाव है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। लेखिका सुझाव देती है कि आप अपने दिन में सेहत के लिए समय निकालें, जैसे सुबह व्यायाम के लिए 20 मिनट या रात को ध्यान के लिए 10 मिनट। यह आपके माइंडसेट को स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय बनाता है। लेखिका इस अध्याय में ये भी बताती हैं कि स्वास्थ्य और माइंडसेट का संबंध वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। जब हम सकारात्मक माइंडसेट अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, जो हमें खुश और ऊर्जावान बनाते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक माइंडसेट तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बढ़ाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। लेखिका एक अध्ययन का जिक्र करती हैं, जिसमें पाया गया कि सकारात्मक सोच वाले लोग नकारात्मक सोच वालों की तुलना में बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और लंबी उम्र का अनुभव करते हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारा माइंडसेट हमारी सेहत का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों से बचना नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित और ऊर्जावान महसूस करते हैं। वो कहती है कि एक सशक्त माइंडसेट हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सेहत हमारे नियंत्रण में है और हम इसे बेहतर बनाने के लिए हर दिन कदम उठा सकते हैं। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है। आपका माइंडसेट आपकी सेहत की नींव है। इसे सकारात्मक और सक्रिय बनाएं और यह आपके जीवन को ऊर्जा और खुशी से भर देगा। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, छोटे छोटे कदमों से शुरू करें और अपने माइंडसेट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य और माइंडसेट का संयोजन वो शक्ति है
जो हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सक्षम बनाता है। माइंडसेट को जीवन का हिस्सा बनाना। द पावर ऑफ माइंडसेट पुस्तक का 13वां और अंतिम अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम माइंडसेट की शक्ति को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। लेखिका पर्वती शाह इस अध्याय में बताती है कि माइंडसेट कोई एक बार का बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को दीर्घकालिक रूप से मजबूत रखें, इसे अपनी आदतों और जीवन शैली में शामिल करें और एक सकारात्मक, विकासशील और संतुष्ट जीवन जिएं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत एक प्रेरणादायक सवाल से करती है, क्या आप अपने जीवन को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? वो कहती है कि माइंडसेट की शक्ति को समझना और इसे लागू करना एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। यह वह सोच है जो हमें हर सुबह नई संभावनाओं के साथ जागने, चुनौतियों को स्वीकार करने और अपनी गलतियों से सीखने की प्रेरणा देती है। लेखिका बताती है कि माइंडसेट को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें सचेत प्रयास, धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। यह एक ऐसी आदत है जो समय के साथ हमारे जीवन को पूरी तरह बदल देती है। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए लेखिका एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्याम का जीवन सामान्य था। वह एक छोटी सी नौकरी करता था और उसे लगता था कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक दिन उसने एक प्रेरक सेमिनार में हिस्सा लिया, जहां उसे माइंडसेट की शक्ति के बारे में बताया गया। श्याम ने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट सकारात्मक आत्म संवाद करने, अपनी प्रगति को ट्रैक करने और छोटे छोटे लक्ष्य बनाने की आदत शुरू की। उसने नकारात्मक सोच को चुनौती दी, असफलताओं को सीखने का अवसर माना और अपने रिश्तों और सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसने अपनी नौकरी में तरक्की की और एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। श्याम का जीवन पूरी तरह बदल गया और वह एक प्रेरणा बन गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि माइंडसेट को जीवन में शामिल करने से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देती हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने माइंडसेट को दीर्घकालिक रूप से मजबूत रख सकते हैं। पहला सुझाव है निरंतर आत्म मूल्यांकन। लेखिका कहती हैं कि हर हफ्ते कुछ मिनट निकालकर अपनी सोच और व्यवहार का मूल्यांकन करें। पूछें, क्या मैं सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहा हूँ? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ? यह आपको अपनी प्रगति पर नजर रखने में मदद करता है। दूसरा सुझाव है प्रेरणा के स्रोतों से जुड़े रहना। लेखिका सुझाव देती है कि प्रेरक किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसी कहानियां सुनें जो आपको प्रेरित करें। यह आपके माइंडसेट को सकारात्मक रखता है। तीसरा सुझाव है आभार का अभ्यास। लेखिका कहती हैं कि हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिमाग को सकारात्मकता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। लेखिका इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि माइंडसेट को जीवन का हिस्सा बनाने का मतलब है कि हम इसे अपने हर निर्णय, हर चुनौती और हर रिश्ते में लागू करें। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। वो एक वैज्ञानिक तथ्य का जिक्र करती है कि निरंतर सकारात्मक सोच और ग्रोथ माइंडसेट हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, जिससे हमारा दिमाग अधिक लचीला और रचनात्मक बनता है। ये हमें दिखाता है कि माइंडसेट को जीवन में शामिल करना न केवल हमारी मानसिकता को, बल्कि हमारे मस्तिष्क की संरचना को भी बदल सकता है। इसके अलावा लेखिका ये जोर देती है कि माइंडसेट को जीवन का हिस्सा बनाने का मतलब पूर्णता की तलाश करना नहीं है। ये स्वीकार करना है कि हम इंसान हैं और हम गलतियां करेंगे। लेकिन एक सशक्त माइंडसेट हमें इन गलतियों से उठने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वो कहती है कि माइंडसेट वो आंतरिक कंपास है जो हमें सही दिशा में ले जाता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अध्याय के अंत में लेखिका एक प्रेरणादायक संदेश देती है, आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा साथी है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और यह आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगा जो आप चाहते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने माइंडसेट को निरंतर पोषित करें, इसे अपनी आदतों और जीवन शैली में शामिल करें और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह हमें सिखाता है कि माइंडसेट वह शक्ति है जो हमें अपने जीवन को अर्थपूर्ण, संतुष्ट और प्रेरणादायक बनाने में सक्षम बनाती है।